तो सभी बच्चों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने एक नए लेक्चर में, जिसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कॉम्पिटिटिव नजरिए से देखा जाए तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 से भी ज्यादा है और इसमें बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स आएंगे जितने भी आने वाले हैं। हर चीज के पीछे एक रीजन होगा जो आपको पता चलता जाएगा। शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे जिसमें मैंने ये कहा था कि अभी बस आप याद रख लो बच्चों, एक दिन आएगा जब मैं उसके सारे जवाब दूंगा। तो बस वो दिन अब आना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर के कई सवालों के जवाब भी आपको मिलते चले जाएंगे। तो बहुत ही नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। पर चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं सोचता हूँ कि एक कहानी आप लोग के सामने एक शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई कहानी भी आपको नहीं सुनाई है। और ठीक है, अच्छी लगती होगी आपको कहानी, बुरी क्या ही लगेगी। तो ये कहानी नहीं है एक्चुअली, ये एक ट्रू इवेंट है। ट्रू इवेंट मतलब इसलिए है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ये एक सेमिनार देखा है। उस सेमिनार में क्या होता है कि 7-8 लोगों को बुलाया गया, 10 लोगों को बुलाया गया मान लो। सबको एक एक बलून दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? बलून दिया गया। सबको एक एक हाथ में बलून दिया गया और एक हाथ में टूथपिक दिया गया। टूथपिक दिया गया एंड नाउ द गेम स्टार्ट्स। द गेम वाज कि आपको लास्ट तक अपने बलून को बचाना है। इन दी एंड आपके पास एक बलून होना चाहिए जो कि बर्स्ट ना किया हो, और अगर आपका बलून बचा हुआ है देन यू विल बी विनर, देन यू विल बी विनर। बहुत ही आसान सा गेम था कि आपको अपने बलून को बचाना है। आपका बलून फटना नहीं चाहिए लास्ट में 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद आपका बलून नहीं फटना चाहिए और आप जीत जाओगे बहुत आराम से। गेम शुरू हुआ, सीटी बजी और हर इंसान, जो 10 लोग लगे हुए थे लाइन में, उन्होंने अपने अपने टूथपिक से अगल बगल वाले के बलून फोड़ने शुरू किए। चलो, पहले ने दूसरे का फोड़ा, दूसरे ने पहले का फोड़ा, ऐसे वैसे करते करते अब पहले दूसरे दोनों का फट गया तो दोनों मिलकर तीसरे का फोड़ रहे हैं। पहले दूसरे तीसरे का फट गया, वो चौथे का फोड़ रहे हैं। कोई अपने बलून को बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यकीन मानो 1 मिनट के अंदर 10 के 10 बलून बस्ट हुए। मतलब कोई विनर नहीं था उस गेम का। अब गेम का रूल क्या था सर, मुझे ये बताओ। गेम का रूल था कि आपका बलून अगर बचता है देन यू विल बी विनर। ऐसा कहाँ कहा गया था कि आपको दूसरे का बलून फोड़ना है? ऐसा तो कहा ही नहीं गया था ना भाई, नहीं कहा गया था सर, बिल्कुल नहीं कहा गया था। फिर भी हम क्या करते हैं, हम खुद को जिताने के लिए अक्सर अपनी जिंदगी में दूसरे को हराना पसंद करते हैं। हम खुद को जिताने के लिए दूसरे को हराना पसंद करते हैं। सर मैं तो किसी का बलून फोड़ने की बात नहीं कर रहा भाई, तुम और तरीके से हराने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई बहुत करीबी दोस्त हो, वो तुमसे कुछ पूछना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तुम मना कर देते हो, तो तुम्हें आता हो या ना आता हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे ऐसा नहीं करते हो। आप लोग बहुत ही दिलदार इंसान हो, आप लोग दूसरे की मदद करते हो। पर बच्चों विश्वास करो, दूसरे को हराने की सोच रख के जब तक आगे बढ़ने की चाह रखोगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अगर दूसरे को हराओगे तो दूसरा भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, वो भी तुम्हारा नुकसान जरूर करेगा। तो बेहतर है ना कि हम खुद को ही हर बार डिफीट करने की कोशिश करें। क्यों ना हम सिर्फ अपने आप से अपना कंपटीशन रखें। क्यों ना हम ऐसा सोचें कि हम हर अगले टेस्ट में अपने पिछले टेस्ट से ज्यादा स्कोर करेंगे या हर अगले दिन पिछले दिन से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, तो हमारे को खुद अपनी मंजिल मिल जाया करेगी। बच्चों, जिस कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें 1 सीट नहीं है, उसमें 2 सीट नहीं है, उसमें इतनी सीटें हैं कि अगर आपने लगातार निरंतर अपनी मेहनत करते जाते हो, आप मेहनत को बढ़ाते हो, तो जीतते जरूर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसके लिए आपको दूसरे को हराने की या दूसरे से चिढ़ने की या ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो, इस छोटी सी कहानी से अगर आपने वो सीखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा हो तो भी बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। और चैप्टर की शुरुआत होगी बहुत ही सिंपल से टॉपिक से, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? एरिया। सर बहुत ही आसान सा टॉपिक है, गजब क्या बताया है आपने। देखो मैं तुम लोग के आगे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, सब लोग मुझे आंसर दो। इसका एरिया कितना है? ये रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड A के बराबर है और इसकी ये साइड B के बराबर है। सर इसका एरिया कितना है? बचपन से बड़ा है सर, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसका एरिया निकल के आ जाएगा AB के बराबर। सर इसका आंसर है AB। बिल्कुल होगा बच्चों, मैंने कहा मना किया, होता होगा आपके मैथमेटिक्स में, पर फिजिक्स में ये अधूरा है। कैसे अधूरा है सर, क्या बात कर रहे हो आप? तो मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं बिल्कुल। फिजिक्स में ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स या मैथ्स दोनों ही एक दिन आपको ये बात बता देंगे। मैथ्स भी बताएगा बच्चों, ऐसा नहीं है, मैं मैथ्स की बुराई नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि मैथ्स के बिना फिजिक्स अधूरी है। एक्चुअली पूरी की पूरी फिजिक्स ही अधूरी है। दोनों ही आपको ये बता देंगे कि एरिया स्केलर क्वांटिटी तो है ही नहीं। तो आखिर एरिया कैसी क्वांटिटी है बच्चों? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर तो मैंने ये जो निकाला
ये क्या है? आपने बिल्कुल सही किया है बच्चों, ये उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। ये उस वेक्टर क्वांटिटी का क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है। तो क्या इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है सर? हाँ सर होती है ना, बिल्कुल होती है। तो वही तो मुझे तुम्हें सिखाना है कि आखिर हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, और डिसाइड हम करते हैं या पहले से वो होती है, जो भी है हमें सीखना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट अपनी कॉपी में जो नोट करना है तुम्हें वो ये है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पूरा चैप्टर एरिया पे इतना डिपेंडेंट है ना, कोई लिमिट ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको उसके डायरेक्शन के ऊपर भी काम करना सीखना है। बिल्कुल। तो सेकंड चीज जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो कुछ और नहीं है, बल्कि मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि आखिर डायरेक्शन क्या होती होगी इस वेक्टर क्वांटिटी की। आखिर डायरेक्शन क्या होती होगी इस वेक्टर क्वांटिटी की। तो ध्यान से समझो, हम दो तरीके के फिगर्स के साथ डील करने वाले हैं। एक 2 डायमेंशनल फिगर जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब हो गया तुम्हारे, स्क्वायर प्लेट वगैरह हो गई। और फिर 3 डायमेंशंस के साथ भी डील करेंगे जैसे स्फीयर हो जाता हो। तो जब भी तुम्हारे पास या फिर क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, ये सब भी तुम्हारे 3 डायमेंशंस में आएंगे। तो एरिया के वेक्टर का डायरेक्शन कैसे पता करना है बच्चों? अगर तुम जिस फिगर के साथ डील कर रहे हो दैट इज 2 डायमेंशनल, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल ही हो जाए या ऐसा कोई स्क्वायर या ऐसा कोई सर्कल हो जाए, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। याद रखना बस वो वेक्टर जिस प्लेन में ये 2 डायमेंशनल फिगर है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो या तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर बाहर मान लो, या तो इस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर मान लो। ये दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। हाँ, आप अपने क्वेश्चन में किधर मान के चल रहे हो ये जरूर ध्यान से देख लेना एक बार, क्योंकि इन दी एंड कैलकुलेशंस उसी के अकॉर्डिंग करनी है और लास्ट में रिजल्ट चाहे आपने कोई भी डायरेक्शन मानी हो सेम आएगा। पर एक ही सवाल में बीच में आप डायरेक्शन चेंज मत कर लेना। अगर मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में अंदर को माना है, पॉजिटिव एरिया वेक्टर माना है, तो अंदर ही एंड तक को पॉजिटिव लेना है मुझे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो सेकंड पॉइंट आपने सब सिखाया वो क्या था? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर 2 डायमेंशनल फिगर के साथ हम डील करने जा रहे हैं तो इस फिगर के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम खुद डिसाइड करेंगे। बस क्या कंडीशन है? प्लेन जिसमें वो 2 डायमेंशनल फिगर है उससे परपेंडिकुलर ही होना चाहिए हमारा एरिया वेक्टर। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम्हारा फिगर 3 डायमेंशनल है, फॉर एग्जांपल मान लो ये स्फीयर हो जाए, ठीक है, मान लो ये स्फीयर हो जाए, या मान लो स्फीयर की बात नहीं करना चाहते हो तुम, तो लो क्यूब हो जाए, क्यूबॉइड हो जाए, जो भी आपको पढ़ने का मन हो। देखो ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, क्यूब हो जाए, क्यूबॉइड हो जाए, इस केस में हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन को एरिया वेक्टर मानना बच्चों। मतलब इस पर्टिकुलर स्फीयर का एरिया वेक्टर कहां है? ये सब इस स्फीयर के एरिया वेक्टर होंगे बाहर की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बच्चों? सब बाहर की डायरेक्शन में। और जैसे मान लीजिए स्क्वायर है या फिर क्यूब है, तो इसमें ये साइड का ये होगा, इस साइड का ये होगा, इस साइड का नीचे, इस साइड का उधर, आगे वाले साइड का बाहर, पीछे वाले साइड का अंदर की तरफ। और इस तरीके से हम एरिया वेक्टर को समझेंगे हमेशा। तो क्या क्या सीखने को मिला है बच्चों? कि एरिया एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, जैसे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर का हमने पढ़ा है साइड स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगल का पढ़ा है लेंथ इनटू ब्रेथ, या क्यूब का पढ़ा है a की पावर a क्यूब पढ़ा है, सॉरी 6a स्क्वायर पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है, ये सारे ही एक्चुअली एरिया के मैग्नीट्यूड्स हैं। क्या है? मैग्नीट्यूड। एरिया में एक चीज और छुपी हुई है और वो क्या है? डायरेक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कैसे प्रूव करोगे सर? मैं भी आपकी बात मान नहीं सकता कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर का एग्जांपल ले लो बच्चों। क्या प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया? हां सर बिल्कुल सही बात है। क्या प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी? हां सर सही बात है। क्या फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी? हां सर सही बात है। तो फोर्स अपॉन एरिया एक स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकती है? क्योंकि वेक्टर अपॉन एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से तभी मिल सकती है जब ऊपर और नीचे दोनों क्या होंगे बच्चों? वेक्टर होंगे। तो यहां से भी तुम ये बात समझ सकते हो या रियलाइज कर सकते हो कि हाँ पक्का एरिया वेक्टर ही होता होगा, तभी तो वेक्टर अपॉन वेक्टर विल गिव यू स्केलर। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमें बहुत मजा आया इसको समझने में। चलो ठीक है, तो अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और आपको दिखा देता हूँ, या फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ जिसकी जरूरत पड़ती रहती है अक्सर। अगर तुमको कभी किसी रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोल दे तो बहुत आसान होता है। देखो क्या होता है, सपोज एक रेक्टेंगल है, मान लो एक रेक्टेंगल हो जिसकी लेंथ L है, जिसकी ब्रेथ B है। हालांकि लेंथ ब्रेथ से कुछ काम नहीं है,
मान लो 4 पॉइंट्स हैं इसमें A, B, C और D। मुझको अगर कभी इस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर लिखना हो, पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो एरिया विल बी इक्वल टू, आप इस रेक्टेंगल में कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लो, कोई भी एक पॉइंट स्टार्टिंग में, कोई भी एक एज, मान लो मैं A से शुरू करता हूं, तो A पे हमेशा दो वेक्टर बनेंगे, एक A से B को ज्वाइन करने वाला, एक A से D को ज्वाइन करने वाला। आप इन दोनों ही वेक्टर का स्केलर नहीं, सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दो। कैसा प्रोडक्ट निकाल दो बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दो, वही इसका एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर विल बी, एरिया वेक्टर विल बी AB वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर। याद रखना, मैंने A से शुरू किया तो देखो दोनों ही वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट A ही है। मैं D से करता तो DA क्रॉस DC, C से करता तो CD क्रॉस CB। अच्छा क्या सर मैं AD क्रॉस AB नहीं लिख सकता हूँ? लिख लो ना बेटा, मैंने AB क्रॉस AD सिखाया है, जरूरी नहीं है तुम जिंदगी भर मेरी बात मानते चलो। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, AB वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर। क्या बदलेगा तुम मुझे ये बता सकते हो क्या? सिर्फ एक चीज, डायरेक्शन, और वो तो मैंने तुमसे पहले कहा है, तुम्हारे ऊपर है। जब AB क्रॉस AD, जरा देखो ये किधर रहा था, तो ये है AB, ये है AD। क्या AB क्रॉस AD बाहर की तरफ होता? हाँ सर। तो जरा बताओ AD क्रॉस AB का, ये है AD, ये है AB, तो क्या AD क्रॉस AB अंदर की तरफ होता? हाँ सर, ये बिल्कुल अंदर की तरफ होता। तो शाबाश बच्चों, बहुत ही ढंग से तुमने ये सारी बातों को सीख लिया है, अपनी कॉपी में लिख लिया है, और आगे तुम सीखने के लिए तैयार भी हो चुके हो। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, या चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इतनी आसानी से इस टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप सब इस एक स्क्वायर में आपको दिखाता हूं, मुझे इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो मैं समझूं आपको समझ आया है कि नहीं। चलो मान लो ये x एक्सिस है बच्चों, ये y एक्सिस है बच्चों, ये z एक्सिस है, और एक स्क्वायर है मेरे पास कुछ ऐसा। फिगर फील कर लेना बेटा बहुत ध्यान से। ये है हमारा स्क्वायर। इस स्क्वायर की हर साइड 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। और ये स्क्वायर एक्स एक्सिस से कुछ पर्टिकुलर एंगल पे है। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ कितना? मान लेता हूँ क्योंकि 5 लिया है ना, तो 37, 53 दोनों आसान हो जाएंगे, तो 37 डिग्री ले लेता हूँ। मान लो 37 डिग्री ले लेता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों, इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर बताओ कितना होगा, साथ साथ इसके एरिया का मैग्नीट्यूड भी बताओ। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा होता तब तो हम सर फॉर्मूला जानते हैं, साइड इनटू साइड कर देंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर होना चाहिए। बच्चों बिल्कुल ही सही बताया तुमने, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर होगा, पर मुझे तो वेक्टर फॉर्म में सीखना है। तो चलो पहले ABCD नेम करते हैं इसका। मान लो ये A हो जाए, ये B हो जाए, ये C हो जाए और ये D हो जाए। तो पहले AB वेक्टर लिखो। क्या हमको पता है वेक्टर फॉर्म में एरिया कैसे निकालते हैं? AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या मुझे AB वेक्टर लिखना होगा सबसे पहले? हाँ सर। AB किस प्लेन में है बेटा? ये Z है, ये X है। ध्यान से देखो, ये Z है, ये X है, और ये वो लाइन है AB। क्या ये AB लाइन X से 37 डिग्री पे है? हाँ सर। फिर से फील कराओ थोड़ा सा। ये X, ये Z, और ये है वो लाइन AB, जहां ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 37 है। तो क्या AB का एक कंपोनेंट x की तरफ टूटेगा, AB cos 37? हाँ। और क्या एक z की तरफ टूटेगा, AB sin 37? हाँ सर। तो मैं AB वेक्टर को क्या लिख लूंगा बच्चों? मैं AB वेक्टर को लिख लूंगा 5 cos 37 I कैप प्लस 5 sin 37 J कैप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिर AD वेक्टर लिखना है सर। AD वेक्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये तो ऐसे ऊपर y एक्सिस में जा रहा है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसका x से या z से कोई लेना देना है नहीं। जब लेना देना है नहीं तो AD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? AD वेक्टर को हम लिख सकते हैं सीधे 5 J कैप, 5 J कैप। क्या ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है? हाँ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मुझे इन दोनों को आपस में बस क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना बचा है? हाँ सर, बिल्कुल उतना सा ही काम बचा है। तो जब मैं उतना सा काम करूंगा तो देखो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा। cos 37 बेटा 4/5 होता है, भूलना नहीं। कितना होता है बच्चों? 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 4i कैप लिखा हुआ है। और sin 37 बेटा 3/5 होता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3j कैप लिखा हुआ है। तो 4i कैप प्लस 3j कैप। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4i कैप प्लस 3k कैप। सॉरी वहां पे गलती थी बेटा, सही कर लेना। 3k कैप क्योंकि z डायरेक्शन में था। 4i कैप प्लस 3k कैप इनटू यानी क्रॉस 5j कैप, 5
जे कैप। बहुत ही आसान सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जरा इनको मल्टीप्लाई करो तो आई क्रॉस जे, तुम अगर को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने एक तरीका सिखाया था तुमको, ऐसे हम लोग एरो बना लेते हैं 3, के आई और जे। जब भी आई क्रॉस जे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आई क्रॉस जे हमेशा के होगा, के क्रॉस आई हमेशा जे होगा, जे क्रॉस के हमेशा आई होगा, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, आई क्रॉस जे सॉरी आई क्रॉस के माइनस जे होगा और के क्रॉस जे माइनस आई होगा। चलो करना शुरू करो। तो जब मैं 4 into 5 करूंगा तो आएगा 20 और आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा बेटा, के कैप। क्या आ जाएगा बच्चों, के कैप प्लस 3 into 5 कितना आएगा बच्चों, 15 और के क्रॉस जे क्या आएगा बच्चों सर, माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप ये है इसका एरिया वेक्टर। जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या तुम्हें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है? हाँ सर आता है। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है सर, 15 का स्क्वायर 225 होता है सर। क्या ये अंडर रूट ऑफ 625 आ रहा है? हाँ, और 625 का अंडर रूट देखो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। हमने जो पढ़ा जो सीखा उसमें कोई गलती नहीं थी। अगर किसी बच्चे ने इसको 80 क्रॉस 80 से किया होता तो शायद यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ रहा होता। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बदलता तो बस ये कि डायरेक्शन बाहर है कि अंदर है, हम ये पकड़ लेते वहां पे। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था एरिया वेक्टर के बारे में। 2 डायमेंशंस में एरिया कैसे लिखना है हमने सीखा, स्पेशली रेक्टेंगल या स्क्वायर के सवाल होंगे तो कैसे काम करना है ये हमने सीख लिया। और जब इतना सीख लिया है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इस चैप्टर का जान है। इस चैप्टर की पूरी ध्यान से समझना। और टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फील करो, देखो ध्यान से फील करो। मान लो तुम सब अभी मुझे देख रहे हो, है ना, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन होगी, तुम पूरी स्क्रीन को आराम से देखो। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मान लो एक मोटी सी पाइप हो जिसमें से पानी की धार अच्छी खासी निकल रही हो, हम लोग कुछ देर के लिए होली खेलते हैं आपस में, मैं पाइप पकड़ के उसको अच्छे से प्रेस करता हूँ तो पानी की धार लगातार निकल के तुम्हारे ऊपर पड़ रही होगी ना भाई बच्चों। एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझो। इस पानी की धार को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ लो। क्या समझ लो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो तुम्हारे पर्टिकुलर गिवन मोबाइल की जो स्क्रीन है उसमें से जब मैं यहाँ से पानी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज रहा हूँ तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया को तुम्हारे मोबाइल के क्रॉस करके तुम तक पहुंच रही होंगी। बिल्कुल पहुंच रही होगी सर। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया से गुजर रही है, इसके काउंट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक्चुअली क्या कहना चाहते हो सर, और फील करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली टेल्स अबाउट कितनी एनर्जी किसी एरिया से गुजर रही है, एंड एनर्जी इज एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली count of number of electric field lines passing through a given area। तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बहुत ही सही चीज है, समझ में आ गई। क्या बता रहा है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया। सर ये किसी चीज पर डिपेंड भी करता है क्या? हाँ सर करता है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो आप लोग अच्छे से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। एक और पॉइंट लिख लेना, greater the flux passing from an area, greater will be energy crossing that area। क्या ये दोनों बातें आप समझ सकते हो? बहुत ही आराम से सर समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या ये किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है या फिर सर इसका फॉर्मूला क्या होता होगा, बस उसी पे काम करते हैं। देखो ध्यान से, तुम में से बहुत से बच्चे होंगे भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हो तुम लोग, हो सकता है एप्पल के फोन में देख रहे हो, कुछ लोग टैब में देख रहे हो, कुछ लोग हो सकता है थोड़े छोटे फोन में देख रहे हो। छोटे फोन भी एप्पल के होते हैं, अपने को गरीब मत समझो। तो जो भी तुम लोग जिस भी फोन में देख रहे हो, क्या हर एक फोन की स्क्रीन सेम साइज की है क्या? नहीं सर, किसी की 6.5 इंच वाली स्क्रीन है तो किसी की 5.5 वाली है। सर मेरा तो बटन वाला फोन है तो मेरी तो 2 इंच की स्क्रीन है। तो जितनी भी आपकी स्क्रीन है, क्या जिसकी स्क्रीन बड़ी है उसमें ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर रही है? हाँ। क्या जिसकी स्क्रीन छोटी होगी उसमें से कम फील्ड लाइंस गुजर रही है? हाँ। क्या जो टैब में देख रहा है उसमें और ज्यादा फील्ड लाइंस जा रही है? हाँ। क्या जो कंप्यूटर में चला के बैठ गया होगा उसमें और ज्यादा जा रही है? हाँ। सर मैं तो प्रोजेक्टर लगा के देख रहा हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा आ रही है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। तो तुम सबसे ज्यादा एनर्जी ले रहे हो मेरी और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो बिल्कुल ध्यान से समझो, क्या एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा फ्लक्स जो कि उस एरिया से गुजर रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल। क्यों? ऐसा कैसे सर? है ऐसा क्योंकि फील्ड हर जगह से जा रही है, मैं पर्टिकुलर एरिया में देखना चाहता हूँ कितनी जा रही है। तो वो एरिया जितना ज्यादा होगा क्या उतनी ज्यादा होगी फ्लक्स? हाँ सर। तो सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका सिंबल होता है फाई, और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एरिया जिससे कि क्या गुजरने वाला है बच्चों, जिससे क्या गुजरने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो आगे ना एरिया, मैंने तो कहा ही था बिना एरिया के चैप्टर नहीं चलेगा। और क्या कर सकते हो सर, चलो अब फील करो। मान लो मैं ऐसे पकड़ लिया है, मैंने पाइप, खूब मोटी सी पाइप है, हर जगह से पानी गुजर रहा है, तुम्हारी स्क्रीन में भी जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पाइप को अब ऐसे घुमा दूं हल्का सा, मैं एंगल पे आके ऐसे पानी फेंकूं, तो क्या जितना जब मैं सीधे सीधे तुम्हारे मोबाइल में पानी मार रहा था और अब जब मैं तुम्हारे मोबाइल में पानी मार रहा हूं, क्या कुछ ना कुछ तुम्हारे मोबाइल का हिस्सा है जहां से पानी नहीं गुजर पा रहा? हाँ सर, कुछ ना कुछ तो हिस्सा है जहां से पानी नहीं गुजर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है, फील करते हैं, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर ये तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन है, मेरे अकॉर्डिंग मैं इस डायरेक्शन को, यानी कि तुम्हारे मोबाइल से निकल के तुम्हारी तरफ जो आ रहा होगा वेक्टर, मैं उसको एरिया वेक्टर मानता हूं। उसको क्या मानता हूं बच्चों? एरिया वेक्टर मानता हूं। मान लो जैसे ये तुम्हारा जो बोर्ड है, ये है तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन, तो मैंने इसको एरिया वेक्टर माना है जो तुम्हारी तरफ पहुंच रहा होगा। क्या ये फील कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो, क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। हाँ अब फील करो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, देखो ये मेरा हाथ है एरिया वेक्टर, इसको तुम हटाते नहीं हो, ये तो यही ना, मोबाइल तो आप नहीं बदल दोगे ना अपना, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा एरिया वेक्टर, अभी मेरी फील्ड बिल्कुल इसके पैरेलल जा रही थी, तो सबसे ज्यादा पानी मुझे पड़ रहा था। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे घुमा दूं किसी एंगल पे, एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है। अगर मैं पानी की धार ऐसे मारना शुरू करूं, अगर मैं फील्ड लाइंस ऐसे भेजना शुरू करूं, तो क्या कुछ ना कुछ तुम्हारे मोबाइल के हिस्से से अब फील्ड गुजर ही नहीं रही है? हाँ सर नहीं गुजर रही है। मतलब दूसरी चीज जिस पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो है एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। एंगल कितना है सर, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, या और क्लियर करते हैं, और क्लियर करते हैं। देखो अगर मैं जिस हाथ से अपने पाइप पकड़ के पानी मार रहा था, अब मैं उसको घुमा के ऐसे कर दूंगा, बताओ तुम्हारे मोबाइल से कितना पानी गुजर रहा है? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं गुजर रहा। एक मिनट, एरिया वेक्टर कहाँ है तुम्हारे मोबाइल का? सर ये रहा। फील्ड वेक्टर कहाँ है? सर ये रही। क्या एरिया वेक्टर फील्ड वेक्टर 90 डिग्री पे है? हाँ सर 90 डिग्री पे है। और अगर 90 डिग्री पे है तो कोई फील्ड पास नहीं करती। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 90 डिग्री पे जीरो हो जाता है? सर कॉस। शाबाश बच्चों, कॉस। एक मिनट और चेक करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एरिया के पैरेलल हो गई थी, एंगल 0 हो गया था, ये एंगल 180 हो गया था, मान लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन तो मेरे ऊपर है ना बेटा, चलो 0 से समझ लो। अगर 0 हो गया था तो क्या cos 0 मैक्सिमम हुआ करता था और तब सब जगह फ्लक्स भी मिल रहा था? हाँ। तो एक और चीज समझ में आ गई, एक और चीज समझ में आ गई कि ये फ्लक्स और किस पे डिपेंड करता है? cos ऑफ थीटा में, जहां थीटा इज, बहुत ध्यान से देखना, बच्चा भी गलती करेगा, दिखाऊंगा, तुम ही गलती करोगे, 1-2 मिनट रुको बस। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। याद रखना, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो बहुत ध्यान से देखो, क्या फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा? हाँ cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है, फिर से रिपीट करो बच्चों, एंगल है किसके किसके बीच? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच। क्या और भी कोई चीज है जिस पे डिपेंड कर सकता है? हाँ सर डिपेंड कर सकता है। मैं पतली पाइप से पानी फेंकूं, मैं बहुत मोटी पाइप से फेंकूं, मैं जेट पंप उखाड़ के लाके मार दूं तुम्हारे मुंह पे, तो अलग अलग क्वांटिटी में पे पानी जा रहा है, वो भी बता रहा है चीजें, कितना तुम्हारे ऊपर पानी गिर रहा होगा। होली खेल रहे हैं हम लोग अभी तक, याद रखना, भूलना नहीं। क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा कर दूं, तो ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम होगी तो ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी? सर जाहिर सी बात है, कितनी क्लोज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बताता है स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये पॉइंट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में बताया था। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मतलब लाइंस बहुत क्लोज होंगी, तो ज्यादा फील्ड लाइंस घुस जाती होंगी। मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करने वाला है ये फ्लक्स? बिल्कुल डिपेंड करने वाला है बच्चों, बिल्कुल डिपेंड करने वाला है। तो फ्लक्स एक चीज पर डिपेंड करता है, कितनी स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि हमारा ये फ्लक्स गुजरने वाला है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात की है, मैंने यहाँ एरिया के मैग्नीट्यूड की बात की है, साथ साथ मैंने इस cos थीटा की बात की है, जहाँ पे थीटा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली E cos थीटा। मैंने इन दोनों पे वेक्टर नहीं लगाया है, हालांकि मैं जानता हूं ये दो चीजें, ये दोनों चीजें कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्लक्स इज एक्चुअली E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फ्लक्स का जो दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वेक्टर फॉर्म में देखना हो तो ये, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आखिर फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है सर? क्या तुम देख सकते हो दो वेक्टर का डॉट हो रहा है? हाँ सर मैं तो देख सकता हूँ कि दो वेक्टर का डॉट हो रहा है। और क्या तुमको तुम्हारे टीचर ने, जो भी टीचर से तुम पढ़े हो, जैसा भी टीचर वो रहा होगा, क्या उसने तुम्हें ये बताया है कि डॉट प्रोडक्ट से हमें
स्केलर क्वांटिटी मिला करती है। हाँ सर हमारे टीचर ने बताया है, हमारा टीचर ऐसा मामूली टीचर नहीं था। तो ध्यान से देखो, ई वेक्टर और डॉट करना है ए वेक्टर का, तो क्या ये दोनों का डॉट कैसी क्वांटिटी मिलेगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हुई बच्चों? फ्लक्स हुई हमारी स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स हुई हमारी स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी इसकी यूनिट? क्या होगी इसकी यूनिट? तो जरा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, क्या इसकी यूनिट वोल्ट मीटर आ जाएगी? हाँ, इसकी यूनिट हो जाती है बच्चों वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सर इसको इतना बड़ा बड़ा क्यों बोलेंगे? कोई छोटा सा नाम बता दूं ना? बिल्कुल बताऊंगा बच्चों। चाहे आप वोल्ट मीटर बोल दो, चाहे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोल लो, या इन दोनों की जगह आप एक और नाम यूज कर सकते हो, वेबर। क्या यूज कर लो बच्चों? वेबर। तो फ्लक्स की एक और यूनिट होती है वेबर, और फ्लक्स की एक और यूनिट होती है अगर वेबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक यूनिट आई। देखो क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। हालांकि जब तुम मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ोगे बेटा ना, तो वहां भी एक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आएगा बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब तुम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे होगे, तो वहां पे ज्यादातर यूनिट हमेशा वेबर या वेबर पर मीटर स्क्वायर में यूज होती है। पर जब तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे तो जनरली तुम्हारे क्वेश्चन में या तो ये यूनिट दिया होगा या तो ये यूनिट दिया होगा, पर इनमें से कोई भी यूनिट गलत नहीं है। हमें सब पता हो तो वही हमारे लिए ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो ये छोटी सी एक कहानी थी फ्लक्स के बारे में। आखिर फ्लक्स है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम अ गिवन सरफेस। आखिर फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर वेबर पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सर ई ए कॉस थीटा या फिर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एक और छोटा सा फॉर्मूला याद रखना जिसका बहुत जरूरत पड़ेगा, ध्यान से समझो। अगर बहुत छोटे से एरिया वेक्टर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, तो फाई को मैं डी फाई लिख सकता हूं, छोटा सा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डॉट ds। यहाँ पे s से मैं एरिया वेक्टर को शो कर रहा हूँ, e डॉट da भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं e डॉट ds लिख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं हर जगह पे जहाँ पे मैंने एरिया लिखा है वहाँ a की जगह s यूज कर लेता हूँ। अगर आपने a लिखा है तो कोई बात नहीं, उसको काटने वाटने की जरूरत नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। मेरी हैबिट s से है तो मैं s से ही पढ़ाता हूँ। तो बनेगा e वेक्टर डॉट ds है, ध्यान देना डॉट ds। और यहाँ से अगर कभी टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फॉर्मूला बच्चों जरूर याद रखना, क्योंकि आगे बहुत सारे डेरिवेशंस हम सिर्फ इस फॉर्मूले से निकालना सीखने वाले हैं। तो बहुत ही ढंग से सारी चीजें अपनी कॉपी में आप नोट करो। मैं आपके पास अगला टॉपिक, या फिर अगला टॉपिक तो कुछ नहीं, मैं फ्लक्स से कुछ क्वेश्चंस लेके आपके पास आता हूँ। चलो इतना नोट करो अच्छे से। तो चलो बच्चों, तो बहुत ही आसान सवाल के साथ शुरुआत करते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने की। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है बच्चों, उसको ध्यान से समझना। ये बोर्ड में मुझे बनाना पड़ा है फिगर, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। एक्चुअली ये बोर्ड के परपेंडिकुलर एक रिंग रखी हुई है, कुछ ऐसे। इस रिंग का रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पास कर रही है। कितनी? 10 वोल्ट पर मीटर। कितनी बच्चों? 10 वोल्ट पर मीटर। मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के साथ जो एंगल बना रही है वो 53 डिग्री दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। कहता है कैलकुलेट करो फ्लक्स। रुक जाओ, बिल्कुल ध्यान से देखना, उसके बाद नोट करना। कैलकुलेट करो फ्लक्स कितना पास करता है इस पर्टिकुलर एरिया से। सबसे पहली बात तो महसूस करना, क्या है हमारा सवाल? ये है इस बार हमारी रिंग, और यूं पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले महसूस तो करो कि क्या रिंग से फील्ड गुजर रही है? क्या रिंग से फील्ड गुजर रही है? हाँ सर गुजर रही है। अगर गुजर रही है तो फ्लक्स होगा? हाँ सर होगा। कितना होगा? सर बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से। ई कितना है सर? 10। ए कितना है सर? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -4। और ई और ए के बीच एंगल कितना है? ई और ए के बीच एंगल सर ई ये रहा, एंगल है 53 डिग्री। यहाँ पे बच्चा लिखता है जल्दबाजी में
cos 53। यकीन करो तुमने सही, बहुत लोगों ने आगे cos 53 सोच लिया होगा, पर यही हो जाती है छोटी सी गलती, यही हम कर देते हैं गलती। ऐसी गलतियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और सीखते रहें मेरे वीडियो लेक्चर से। क्यों? क्योंकि हमको बार बार की बात दिमाग में बैठानी है कि एंगल जो है वो एरिया के साथ नहीं बताना है बेटा, एरिया वेक्टर के साथ बताना है। सर क्या कहना चाहते हो, ये 53 गलत है? हाँ, 53 तो एरिया यानी कि वो प्लेन जिसमें एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। आखिर अगर सर्कल ऐसे है तो उसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? सर ऊपर होगा ना। क्या फील्ड ऐसे है? हाँ। क्या ये एंगल 53 है? हाँ। तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना था सर? 37 डिग्री। तो रियलिटी में जिसने भी ये फॉर्मूला सोचा था बच्चों, आपने गलत सोचा था, और जिसने भी ये फॉर्मूला सोचा था 37 डिग्री यहाँ पे लिखने के लिए, बिल्कुल बढ़िया सोचा था। इसका आगे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो सिखाना था वो मैंने अच्छे से सिखा दिया। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना होगा, ये रहा वो पर्टिकुलर फॉर्मूला, और यहाँ से आएगा हमारा आंसर। शाबाश बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहां पे बहुत ही आसान सवाल। अब तुमसे कह रहा है कि फिर से रिंग है मेरे पास, जिस रिंग का एरिया 20 मीटर स्क्वायर, बाप रे बाप बहुत बड़ा रिंग है। देखो ध्यान से, इस रिंग का एरिया कितना है बच्चों? 20 मीटर स्क्वायर। और हाँ, इस बार ये रिंग हमारे बोर्ड के ही प्लेन में है, हमारे बोर्ड के ही प्लेन में है। इस रिंग पे ही यानी इस प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर की, जो इससे पास कर रही है। सवाल है बताओ कितना फ्लक्स इस रिंग से बन रहा है, या कितना फ्लक्स इस रिंग से गुजर रहा होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात तो बताओ, मुझे एक बात तो बताओ, अगर ये है रिंग, यूं जा रही है फील्ड लाइंस, तो इस रिंग से क्या गुजरी? सर कुछ नहीं। क्या रिंग से कुछ गुजरा? नहीं। जब रिंग से गुजरा ही नहीं तो रिंग के उस तरफ खड़े इंसान को कोई भी फील्ड लाइन आके पड़ी नहीं, तो पड़ी ही नहीं तो कोई फ्लक्स गुजरा ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। कैलकुलेशन से बताओ सर, लेकर लेना। ई पता है, ए पता है, जरा बता ए वेक्टर कहां होता? सर ए वेक्टर तो बाहर होता, यू। जरा बता ई और ए के बीच, वेक्टर के बीच एंगल सर 90 डिग्री, और cos 90 सर 0 होता है, आपने पहले भी कई बार सिखाया है। तो क्या ई ए cos 90 फॉर्मूला यूज करने से भी तुम्हारा आंसर 0 आता? बिल्कुल 0 आता। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्लक्स कितना निकल के आएगा बच्चों? 0 निकल के आएगा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कोई बात नहीं। ये सवाल मैं करूंगा नहीं, बस मैं तुमको दूंगा, तुम खुद करना। देखो मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। इसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये स्क्वायर एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे बच्चों? 37 डिग्री पे है। हर एक साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी गुजर रही है। कितनी? मैं दिखाता हूँ कितनी। बढ़िया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस रीजन से पास कर रही है, वो दे रखा है मुझे, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि इस रीजन का है। इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तुम्हें दे रखा है। कह रहा है इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करता है बच्चों, बताओ। इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करता है बच्चों, बताओ। मैं नहीं करूंगा ये सवाल, मैं तुम्हें थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। इससे कुछ समय पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ ही समय पहले की बात है। मैंने ऐसा ही एक स्क्वायर जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर थी, उसका एरिया वेक्टर लिखना तुम्हें सिखाया था। अगर तुमको आता है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो बच्चों सबसे पहले एरिया वेक्टर लिखो। सब लोग एरिया वेक्टर लिखो। चलो मैं सजेशन देता हूँ तुमको, ताकि हम सबका आंसर मैच करें। इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को ए, इसको बी मान लेना बच्चों, इसको सी मान लेना बच्चों, और इसको डी मान लेना बच्चों। आप सब एरिया वेक्टर में ए बी क्रॉस ए डी से निकालना, ए बी क्रॉस ए डी से सब, ठीक है। आपको वहां से ई वेक्टर मिल जाएगा। क्या सवाल ने ई वेक्टर तो पहले दे रखा है? हाँ से सवाल ने ई वेक्टर तो पहले ही दे रखा है। बस लास्ट स्टेप है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो, तुम्हारा फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर देना, वहां से तुम्हारा फ्लक्स निकल के आ जाएगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कहां देना है बच्चों, आप सबको पता होगा, नीचे कमेंट में देना है। और प्लीज आगे बढ़ने से पहले सवाल सॉल्व करके कमेंट कर दो, उसके बाद ही आगे पढ़ो, ताकि चैप्टर समझने में और भी मजा आए आपको। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया फ्लक्स के ऊपर। 2 और एग्जांपल लेते हैं हम लोग फ्लक्स के ऊपर, 2 या 3 और एग्जांपल लेते हैं आज के लेक्चर के लिए। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। मान लो मैं कहता हूं ऐसे नहीं, अच्छे से देखो,
मान लो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करता हूं मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो जाए मान लो, ठीक है। ये रेक्टेंगल कुछ ऐसे रखा हुआ है, ग्राफ पे अगर मैं तुम्हें फील कराऊं तो कुछ ऐसा रखा हुआ है। ये आपकी y एक्सिस होती है, आप जानते हो, ये आपकी x एक्सिस है, ये आप जानते हो, और ये आपकी z एक्सिस है, ये बात आप जानते हो। मान लेता हूं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, E इज इक्वल टू ई नॉट, कितनी, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप मान लेते हैं, चलो E बराबर ई नॉट आई कैप। इस स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर क्यूबॉइड जो भी है ये हमारा फिगर, क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो साइड है इसकी हाइट a हो, ये b हो, और ये लेंथ l के बराबर हो, कुछ कितनी हो बेटा, l के बराबर हो। तुमसे कह रहा है बताओ कितना फ्लक्स इस पूरे क्यूब से लिंक कर रहा है। ध्यान से देखना, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, अगला फिर होमवर्क दे दूंगा, करूंगा नहीं, एकदम ऐसा ही सवाल दूंगा, इनफैक्ट मैं खुद करूंगा, आसान तुम्हें दूंगा थोड़ा। अच्छा बिल्कुल ध्यान से समझो, क्या कह रहा है मुझसे कि बताओ इस क्यूबॉइड से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इस क्यूबॉइड से कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है, ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा बोलना। तो मेरी बात सुनो, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को चलाना शुरू करो, जब चलाओ 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 चलाओ, वैसे चला के तुम देखोगे ना, तुम्हें महसूस होगा कि क्यूबॉइड के सिर्फ ये जो दो फेस थे, सिर्फ इन्हीं से फील्ड गुजरी है, सिर्फ इन्हीं से फील्ड गुजरी है। तो जरा बताओ इन चारों का क्या हुआ, इन चारों से कोई फ्लक्स बनने वाला नहीं है, इन चारों से कोई फ्लक्स बनने वाला नहीं है। तो आखिर फ्लक्स बनेगा कहाँ, फ्लक्स बनेगा सिर्फ इस वाले फेस पे, फ्लक्स बनेगा सिर्फ इस वाले फेस पे। क्या इस वाले फेस से फील्ड घुस रही है अंदर, हाँ जब भी किसी फेस से फील्ड घुसती है तो उसको हम लोग फाई इन यानी कि फ्लक्स इनसाइड लिख लेते हैं, और जब फील्ड निकलती है तो उसको फाई आउट यानी कि फ्लक्स आउटसाइड वाला चीजों से पढ़ लेते हैं। चलो एक एक करके कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फाई इन कैलकुलेट करता हूं। फाई इन वो फ्लक्स है जो इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड के इस वाले फेस से गुजरने वाला है। क्या बहुत ही आसान है मेरे लिए चीजें लिखना। इसका फॉर्मूला होता है E, जो कि कितना है E नॉट, इसका एरिया बेटा बताओ सर ये एरिया कितना है, साइड इनटू साइड ए बी, तो ए और सबसे इंपॉर्टेंट cos थीटा कितना लेंगे, याद करते हैं क्या ये 3D है, हाँ सर 3D में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लो। तो इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होता है बेटा, पीछे होता ना, ऐसे होता ना भाई, हाँ। और फील्ड कैसे घुसी है, ऐसे घुसी ना भाई, हाँ। तो जरा बताओ फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों, क्या 180 डिग्री हुआ, हाँ सर 180 डिग्री हुआ। अगर एंगल 180 है तो मैं लिखूंगा cos 180 डिग्री। जरा बताइए कितना आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ ई नॉट ए बी के बराबर। खुद देख लेना, ये मत बोलना सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ खास नहीं किया है। चलो फाई आउट कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, फाई आउट, इससे निकला कितना फ्लक्स, क्या निकलने वाला एरिया ये वाला था, हाँ सर ये वाला था। ये एरिया कितना था सर, ये भी तो ए बी ही है। क्या फील्ड कितनी गुजरी सर, ई नॉट ही तो है, तो लो ई नॉट ए बी, पर इस फेस का एरिया वेक्टर क्या इधर होगा, हाँ क्या फ्लक्स का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर भी इधर ही है, हाँ। तो जरा बताओ एंगल सर 0 और cos 0 होता है 1, cos 0 होता है बच्चों 1, तो जो फाई आउट निकल के आया वो कितना आ गया सर ई नॉट ए बी। तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड, टोटल फ्लक्स लिंक्ड इज फाई इन प्लस फाई आउट। ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधे जोड़ो। क्या ई नॉट ए बी में जोड़ना है माइनस ई नॉट ए बी, हाँ सर। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। आंसर कितना आएगा 0। शाबाश, बहुत ही आसान सा सवाल और बहुत ही अच्छे से हमने सीखा भी है। तो सर आप होमवर्क क्या दोगे, होमवर्क दूंगा। अच्छा अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट में लेके ई नॉट एक्स आई मान लेता हूँ, मतलब जैसे जैसे एक्स बदल रहा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी। इस रेक्टेंगल का ये वाला पॉइंट यहाँ से मान लेता हूँ L दूरी पे, कितनी दूरी पे L, और खुद रेक्टेंगल की लेंथ सॉरी क्यूबॉइड की लेंथ कितनी ली है मैंने L, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये L दूरी होगी और ये वाले पॉइंट पे 2L दूरी हो गई होगी। तो इस जगह पे ये जो पहला वाला फेज है इससे जो फील्ड गुजरेगी वो E नॉट L के बराबर गुजरेगी, बल्कि इस वाले फेज से जो फील्ड गुजरेगी वो E नॉट 2L के बराबर गुजरेगी। इस बार आंसर 0 नहीं आएगा। सवाल वही है, बताना है तुम्हें इस क्यूबॉइड से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, इस क्यूबॉइड से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो चलो बच्चों इस पर्टिकुलर सवाल के साथ आज का लेक्चर भी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एक सवाल को मैंने कहा है कमेंट में बताने के लिए और एक सवाल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखा
लिखा है। प्लीज बहुत ही ढंग से आज का लेक्चर समझना। कल की क्लास की शुरुआत फिर एक फ्लक्स के सवाल से करूंगा और उस सवाल से ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको हम लोग गॉस लॉ बोला करते हैं, आएगा और वहां से हमारा चैप्टर असली चढ़ान चढ़ना शुरू करेगा, यानी असली रंग में आना शुरू करेगा। चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी मस्त रहो, हंसते रहो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो और अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखो। चलो, थैंक यू।